हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। दोस्तों 11th क्लास के पहले लेसन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज 16वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था परमाणु भार, आज हम सीखेंगे अणु भार। तो जिस प्रकार से परमाणु को चेक किया था उसी प्रकार से अणु के भार को चेक करेंगे। क्या करना है अपने को कि ये मैंने एक तुला बनाई, इस तरीके से अपने एक तुला बना लेते हैं यूं, इसके ये दो साइडें होगी यूं, ये आपने एक तुला बना ली। अब आपने जिसको तोलना है, मान लो किसी अणु को तोलना है, अणु भार चेक कर रहे हैं तो अणु को तोलना है। अणु मैंने मान लो यहां पर रख दिया CO2 को तोलना है। तो वापस यही कि इस साइड आप क्या रखेंगे, इस साइड रखेंगे आप कार्बन 12 का 1/12वां भाग। जिसको ये नहीं समझ में आया वो पिछला एपिसोड देखें परमाणु भार वाला, कि इसका क्या मतलब है। ठीक है कि कार्बन 12 का 1/12वां भाग रखा, 1 2 3 यूं अपना रखते गए। जब ये 44 रखे ना तब ये क्या हो गए, दोनों पलड़े जो है वो बराबर हो गए। इसका मतलब जो CO2 अणु का भार जो है वो कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 44 गुना अधिक भारा है ये। ठीक है, तो इसी से हमारे पास पर अणु भार की परिभाषा बन जाती है। क्या होती है अणु भार की परिभाषा, कि अणु भार वह संख्या है। अणु भार वास्तव में अणु भार कोई भार नहीं है। जैसे मतलब जैसे परमाणु भार भी कोई भार नहीं था, वो एक संख्या थी। ठीक है, जब हम इसके साथ ग्राम लगा देंगे तब वो भार हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि अणु भार वह संख्या होती है जिससे पता चलता है कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, तो आप परमाणु भार की यह परिभाषा होगी कि वास्तव में अणु भार एक संख्या है जो ये बताती है कि किसी पदार्थ का एक अणु, CO2 का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ये इसको बराबर करने के यहां पर मैंने कार्बन 12 के 1/12वें भाग के कितने टुकड़े रखे, 44। तो इसका मतलब ये इससे कितना गुना भारी है, 44 गुना। तो इसका यही परिभाषा बन गई कि अणु भार वह संख्या होती है जिससे पता चलता है कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। आप परमाणु भार की भी यही परिभाषा दे सकते हैं कि परमाणु भार वह संख्या होती है जिससे पता चलता है कि किसी पदार्थ का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। तो इसी तरीके से अगर आपको अणु भार की अगर सूत्र निकालना है तो अणु भार का सूत्र क्या हो जाएगा, अणु भार बराबर हो जाएगा आपके पास अणु भार बराबर क्या कहोगे, किसी पदार्थ के एक अणु का भार, क्या लिखोगे, किसी पदार्थ के एक अणु का भार बटा में क्या आ जाएगा, कार्बन 12 के 1/12वें भाग का भार। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक अणु भार की परिभाषा और सूत्र लिख सकते हैं। तो ये एक चीज आपको याद हो जानी चाहिए। चलिए अब इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं अपने। क्या है दोस्तों कि अब ये अणु भार निकाला कैसे जाता है, कैसे किसी अणु का भार पता किया जाता है। साफ कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई यदि एक अणु लिखा हुआ है तो उसका अणु भार हम कैसे ज्ञात करें, वो संख्या कैसे निकालें। तो वो संख्या इस तरीके से निकलती है
कि एक अणु किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से। मान लो मेरे पास ये एक अणु बना रहा हूं मैं, जिसमें कई परमाणु हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 परमाणुओं से मिलकर के ये अणु बना हुआ है। मैंने इसका भार चेक करना है कि इस पूरे का भार कितना है, तो मैं इसका 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 सभी के भारों का योग कर दूंगा तो मेरे पास इस अणु का भार आ जाएगा। उसी प्रकार से अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और सारे परमाणु के भारों का अगर योग कर दिया जाए तो वो क्या निकल जाएगा? अणु भार निकल जाएगा। जैसे मेरे पास एक अणु है, एग्जांपल बना रहा हूं मैंने एक एग्जांपल लिखा, अणु लिखा, मैंने लिखा H2O। ठीक है, अब मुझे ये H2O जल है, जल का एक अणु है और इसका भार चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसके अंदर परमाणुओं के भारों का योग कर दूंगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 फिर 1, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, और एक आ गया ऑक्सीजन तो 16। तो अब इनका जोड़ कर दो, 1 1 16 कितने हो गए? 18। तो इसका परमाणु भार जो होता है 18 होता है। इन परमाणुओं के भारों का योग मैंने कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे पास अगर CO2 है, CO2, तो मैं क्या करूंगा? पहले कार्बन का भार रखूंगा, कितना? 12। ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन है कितने? 2। तो 2 से चाहे इसको गुणा कर लो, चाहे 16 + 16 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो 16 × 2 कर लो, या आप यूं कर लो कि 16 ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 + 16 2 बार कर लो। ज्यादा बढ़िया ये रहता है, क्योंकि ये तो छोटी क्लास में आपको सिखाया जाता है। अब तो आप यूं सीखो कि 16 × 2 करो आप। ठीक है, क्या करना होगा? 12 + 16 × 32 कितना हो गया? 44। इस तरीके से आप इसका अणुभार निकाल सकते हैं। चलिए, अब मैंने ये एक अणु लिखा H2SO4। H2SO4, इसका अणुभार निकालना है आपको। अणुभार कैसे निकलेगा दोस्तों? इसका अणुभार उसी तरीके से निकलेगा कि आपके पास पहले हाइड्रोजन का भार 1, हाइड्रोजन है कितने? 2, तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस फिर सल्फर का भार कितना होता है? सल्फर का होता है 32। अब जिनको याद नहीं है वो याद करना शुरू कर दें। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32। अब ऑक्सीजन आ गया, बोल दो जिसको पता है, कितना होता है? 16। तो आपने लिखा 16। ऑक्सीजन है कितनी बार? 4 बार, तो 16 + 16 + 16 + 16 लिखो, या 16 × 4 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब इनको जोड़ा, 2 एकम 2, 32 + 16 चौका 64, जोड़ दोगे इनको, ये आ जाएगा 98। इस तरीके से आप अणुभार निकाल सकते हैं। चलिए, और मैंने लिखा HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का है ये सल्फ्यूरिक अम्ल था, ये नाइट्रिक अम्ल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल। अब इसका भार आपने निकालना है, तो आप क्या करेंगे? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का होता है दोस्तों 14। कितना होता है? 14। नाइट्रोजन का 14, याद होना लग जाना चाहिए। अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, है कितने? 3, तो × 3 हो गया। अब 1 + 14 15, और 16 × 48, 15 + 48 होता है 63। तो इस तरीके से इसका अणुभार आ गया 63। आपको मैं एक काम दे रहा हूं, आप मुझे चेक करके बताएं। एक तो अमोनिया का अणु है NH3, इसका अणुभार क्या होगा ये बताएं। और एक मेरे पास मेथेन का अणु है, मेथेन गैस होती है जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, मेथेन गैस। इन दोनों का अणुभार मुझे ज्ञात करके बताएं। कमेंट बॉक्स में इन दोनों के अणुभार का आंसर लिखना है आपने। ठीक है दोस्तों, आंसर जरूर दिया करें जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूं, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग वास्तव में वीडियो देख रहे हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे अणु हैं, उन सब के अणुभार आप निकाल सकते हैं। चलिए, अब साफ कर देता हूं इसको मैं। एक चीज और आती है, वो क्या है? सूत्रभार। हालांकि ये भी अणुभार ही है, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। देखो, नेक्स्ट जो है, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, और उसके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में देना। चलिए, एक वर्ड आता है दोस्तों सूत्रभार। सूत्रभार, जैसे आपके पास आपने देखा NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। वास्तव में ये NaCl के रूप में नहीं होता। ये क्या होता है कि एक क्रिस्टल के अंदर
एक क्रिस्टल के अंदर पाया जा रहा होता है, इस तरीके से घन होता है। ये आपने बनाना सीखेंगे बाद में ना, बाद में बनाना सीखेंगे। इस घन के अंदर कहीं Na पड़ा होता है, कहीं Cl पड़ा होता है, कहीं NaCl पड़ा होता है, कहीं Na पड़ा होता है। इस तरीके से सारे में अलग अलग जगह सारी चीजें, कहीं Na पड़ा होता है, कहीं Cl पड़ा होता है। कभी भी NaCl एक साथ नहीं होते। तो एक साथ नहीं होते तो हमें उसको एक साथ करना पड़ता है। हम कर लेते हैं कि Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, तो दोनों को जोड़ा, सूत्र क्या बन गया? NaCl। ठीक है, तो वास्तव में ये NaCl के रूप में होते नहीं है, लेकिन हम बना लेते हैं कि ये NaCl के रूप में है। ठीक है, तो अब ये इसका सूत्र बन गया। फिर इसका जो भार है वो जब निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सूत्र भार हो जाएगा। निकाला वैसे ही जाएगा, कैसे कि जैसे आपके पास था NaCl, तो आपने क्या किया? Na का निकाला। Na का परमाणु भार होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को जोड़ा, ये आ गया 58.5। ये इसका क्या है? सूत्र भार। ठीक है, जो आपके पास मतलब एक कंपटीशन की बात आ गई कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, आयनिक यौगिक जो होते हैं उनका क्या निकाला जाता है? सूत्र भार निकाला जाता है। सहसंयोजक यौगिकों का अणु भार निकाला जाता है, आयनिक यौगिकों का क्या निकाला जाता है? सूत्र भार। मतलब जो आयनों के रूप में रहते हैं उनका निकाला जाता है सूत्र भार। जैसे मान लो आपके पास कोई और एग्जांपल है, आपने लिख लिया कि KCl लिख दिया, KCl। ठीक है, तो इसका सूत्र भार क्या होगा? क्योंकि KCl K प्लस और Cl माइनस के रूप में रहता है। या आपने लिख दिया कैल्शियम क्लोराइड, ये रहा CaCl2, ये भी एक आयनिक यौगिक है, Ca+2Cl माइनस। ठीक है, तो आयनिक यौगिक है। वास्तव में ये CaCl2 के रूप में नहीं होता, ये KCl के रूप में नहीं होता। K अलग पड़ा होता है, Cl अलग पड़ा होता है, पड़ा एक पूरे एक ही क्रिस्टल में होते हैं दोनों। ठीक है, तो हम उसका सूत्र बना लेते हैं। एक क्रिस्टल में K प्लस पड़ा है, Cl माइनस पड़ा है, तो दोनों को जोड़ करके हमने सूत्र बना लिया KCl। ठीक है, अब इसका सूत्र भार क्या होगा? पोटेशियम का होता है 39, 40 भी होता है, 39 भी होता है, वैसे 39 लेना होता है। और क्लोरीन का होता है 35.5। अब जोड़ दो, 0.5, 5 और 9 14, 3 3 6 और 1 7, 74.7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपने अगर CaCl2 का निकाला तो कैल्शियम का परमाणु भार 40 और क्लोरीन का कितना बनाया? 35.5, इतनी बार लिख दिया। क्लोरीन है कितने? 2, तो इंटू कर दो 2। अब ये हो गया 40 प्लस ये 35.5 इंटू 2 कितना हो जाता है? 71। ठीक है, तो अब इसको आप जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 111। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सूत्र भार आ जाएगा। जो आयनिक यौगिक हैं, जो प्लस माइनस के रूप में रहते हैं, उनका क्या निकाला जाता है? सूत्र भार निकाला जाता है। चलिए, ये बात भी हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बता रहा हूं, ये इस तरीके से अब आपको निकालने आने चाहिए। अगला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, मोल। और मोल करने के लिए हमें ये चीजें आनी चाहिए। ठीक है, जब ये चीजें आएंगी तभी हमें मोल आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप देखते हैं ये सूत्र भार भी हो गया कंप्लीट। साफ कर रहा हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए, और भी जो बुक में बुक आपके पास है या कोई गाइड है, तो आपने जितने एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे होते हैं उन सारे एग्जाम्पल्स को आप बनाने की कोशिश करें, उनके मतलब अणु भार निकालने की कोशिश करें। चलिए, फिर मैं बताता हूं कि ग्राम अणु भार क्या होता है। अब मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? ग्राम। ठीक है, पहले अणु भार था, अब ये ग्राम अणु भार हो गया। इसको हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम इसको कहते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, चलिए, क्या होता है कि अगर आप किसी के अणु भार को ग्रामों में व्यक्त करें तो ग्राम अणु भार बन जाता है। क्योंकि आपने परमाणु भार में भी तो सीखा था, परमाणु भार में क्या होता था कि परमाणु भार को अगर ग्रामों में व्यक्त करते थे तो वो ग्राम परमाणु भार बन जाता था। उसी प्रकार से अणु भार को यदि ग्रामों में व्यक्त किया जाए तो वो ग्राम अणु भार बन जाएगा। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था CO2 का। CO2 का अगर हम देखें कि अणु भार कितना है, तो अणु भार है दोस्तों 44,
लेकिन अगर मैं कहूं कि CO2 का ग्राम अणु भार कितना है, ग्राम अणु भार, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, इसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं ना, तो ये आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना हो जाएगा 44 और आगे लगा दो ग्राम, तो ग्राम लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा ग्राम अणु भार हो जाएगा। ये इसका मोलर द्रव्यमान भी है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मोल का भार 44 ग्राम है। CO2 के एक मोल का भार 44 ग्राम है, इसलिए इसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और मोल क्या है वो हम अगले एपिसोड में सीखेंगे। चलिए ये हो गया। अभी इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा था अभी आपके सामने, जल। तो अगर मैं कहूं जल का, जल मतलब H2O का अगर मैं कहूं अणु भार तो कितना आएगा 18। और अगर मैं कहूं H2O का ग्राम अणु भार, ग्राम अणु भार को क्या कर दोगे 18 ग्राम कर दोगे। ठीक है, आपके सामने एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा NaOH। ठीक है, तो अगर इसका मैं पूछूं कि अणु भार कितना है, तो आप इसके अणुओं के भार, परमाणुओं के भार को जोड़ दो। कितना बनेगा कि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 16 + 1 17 और 23 कितना हो गया 40। तो अणु भार तो हो गया इसका 40 और ग्राम अणु भार कितना हो गया, ग्राम अणु भार हो गया 40 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आज की क्लास में आपने सीखा कि अणु भार क्या होता है। अब जैसे सूत्र भार निकाला था उसका भी क्या हो जाएगा ग्राम सूत्र भार। अब NaCl का सूत्र भार क्या, NaCl का सूत्र भार अभी हमने निकाला था, कितना आया था 58.5। और अगर मैं पूछूं कि इसका ग्राम सूत्र भार क्या है, ग्राम सूत्र भार, तो ग्राम सूत्र भार हो जाएगा 58.5 ग्राम। ठीक है, वैसे सूत्र भार को कोई अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो अणु भार है वही सूत्र भार है। ठीक है, लेकिन सूत्र भार कब शब्द काम में लेते हैं, जब आयनिक यौगिक हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने सीखा अणु भार और सूत्र भार और ग्राम अणु भार। अगले एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा मिस नहीं करेगा। हम शुरू करेंगे मोल अवधारणा, और मोल अवधारणा पहले दिन से जो सीखेगा उसी को ही पूरी समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चंस इसी मोल कंसेप्ट पर डिपेंड होते हैं। ओके दोस्तों, बाय आज के लिए।